जय भारत दोस्तों। आज का एजेंडा है, न्यूज़ करेंगे 12th फ़ैब की। ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है कि मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ये डिटेल हैं कि राजकीय मिलिट्री स्कूल चैल से मैंने पढ़ाई की है। उसके अलावा एनटीएससी के जो है स्टेट नेशनल इंटरव्यू मैंने क्वालिफाई किया था। एमबीबीएस मैंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से की है। उसके अलावा पीजीडी मेंटल हेल्थ किया है। एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी की बात करें तो मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। ठीक है, आज तबीयत है थोड़ी ख़राब तो धीरे बोलेंगे जनाब। एक्चुअली मैं पहाड़ों में रहता हूँ तो यहाँ पे अभी कोल्ड जो है, मतलब ठंडी हवाएं चल रही है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं। पहले तो आज का एजेंडा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ के लिए अलर्ट एंड वार्न करना चाहूँगा, जिसको बोलते हैं इको चैम्बर इफेक्ट। इको चैम्बर इफेक्ट क्या होता है? इको चैम्बर इफेक्ट एक्चुअली, आप एस्पिरेंट है ना, आप एस्पिरेंट है तो आप अपने फ़ोन को आज चेक करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, कि आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया के अदर जो इंस्टा वगैरह, फेस जो भी चलाते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये देखिए आपकी फीड क्या है ना, आपकी डेली की फीड क्या है। आ, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी से नॉन यूपीएससी स्टफ़ आपके फीड में नहीं होना चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो। अगर आपकी फीड के अंदर मतलब मोर देन 20 to 25% फीड अगर नॉन यूपीएससी स्टफ़ की है तो मतलब है ना, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और इस फीड के अंदर भी देखिए कई बार क्या होता है, हम यूपीएससी के नाम पे ना पॉलिटिकल न्यूज़ देखने लग जाते हैं। अब वो चाहे प्रो हो गवर्नमेंट के, चाहे एंटी हो, आप किस भी टाइप से हों। ठीक है, दैट डज़ नॉट मैटर, बट आप क्या इको चैम्बर बनने लग जाता है तो आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना, वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती है, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट में। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे आपको जो है वही वो फीड, वो एल्गोरिदम के हिसाब से वही वो फीड मिलने लग जाएगा। एंड आप इको चैम्बर में, तो उससे क्या होगा ना, जो अपन एथिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, कि स्टीरियोटाइपिंग है ना, स्टीरियोटाइपिंग हो जाए, प्रीजुडिस वगैरह है ना, प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें हमें हमें पता भी नहीं चलता। वी ऑल आर द विक्टिम, वी ऑल आर द विक्टिम्स है ना, हम विक्टिम्स हैं। मतलब हम किसी भी, क्योंकि हमारी डाइवर्स डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, तो वी ऑल आर विक्टिम्स ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो इससे हमें बचा के रखना है। तो द बेस्ट वे पॉसिबल इज़ कि एक मेरा जैसे प्रिपरेशन के टाइम पे थंब रूल हुआ करता था कि नॉन यूपीएससी न्यूज़ को या किसी भी चीज़ को मैं खोलूँगा ही नहीं, देखूँगा ही नहीं, सिंपल। अगर यूपीएससी रिलेटेड चीज़ होगी, अगर टाइम भी वेस्ट करेगी तो कम से कम ये तो है कि अननेसेसरी का फीड मुझे नहीं देगी। तो चलिए आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज़ थी, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी आज की, कि 20 बच्चे जो हैं वो मारे गए थे, 20 से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे एमपी के छिंदवाड़ा में। ठीक है, एमपी के छिंदवाड़ा में 20 से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे। ठीक है, मोस्टली किडनी फेलियर हुआ था बच्चों को। एक्चुअली ये एक ड्रग है जो अभी इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने लिए, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये एपरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाती है कि डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। द ट्रेजेडी ये क्या, ये है आयरनी बोल दें। आयरनी ये है कि दुनिया में जहाँ भी कुछ ट्रेजेडी होती है, इट बिकम्स ए इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें प्रिपेयर किया जा रहा है इन चीज़ों के ऊपर, पॉलिसीज़ वगैरह को देखने के लिए। ठीक है, तो डाइथाइलिन ग्लाइकोल है वो, मतलब एक जितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए उससे ज़्यादा थी, तो बच्चे जो है कफ सिरप में उनके बच्चों की डेथ हो गई थी। ठीक है, ये एमपी में मोस्टली मिला था और कुछ राजस्थान में भी मिला था। उसके बाद से जो है रिवाइज एम शेड्यूल आया था, वो मैं कभी आपको बड़ा आर्टिकल आएगा तब बताऊँगा क्या था, फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, द आउटकम ऑफ, एक्चुअली मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन भी था ये, द आउटकम ऑफ कंटिन्यूअस एंड इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ, एक्चुअली ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई इसने पाया है कि ये ना, मतलब स्टार्टिंग से लेके है ना, इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ इवेंट्स है ना, सोर्सिंग से लेके रॉ मटेरियल टू लेके मेडिकल यूज़, पूरी की पूरी चेन में गड़बड़ थी, पूरी की पूरी चेन में गड़बड़ थी। ठीक है, बनाने से लेके डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने तक सब के सब बिके हुए ना, सबके सब बिके हुए, सबके सब जो है वो ऐसी चेन पे। और ये तो एक पकड़ा गया, मतलब ये तो मतलब बहुत भयंकर चल रहा है अभी। ठीक है, अच्छा, ये जैसे मैंने इसने बोला है कि मैन्युफैक्चर के एंड पे क्या गलती थी, इतना अपने को नहीं जानना। द पॉइंट इज़ कि अभी के हिसाब से अपने को देखना है कि छिंदवाड़ा, ये 20 बच्चों की डेथ हुई थी, ये थी जिसकी वजह से डेथ हुई थी, है ना। और पूरा का पूरा ये मेंस में लिखने के हिसाब से है कि पूरा का पूरा आप डायग्राम बना सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक चैन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी चीज़ों की। ठीक है, एंड मैन्युफैक्चर, ये देखना है अपने को, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ठीक है, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट कभी ना, ये एक्सप्लेन पेज में आता रहता है, जिस दिन आएगा मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, उसके बाद बात करते हैं कि ये जो है डाइथाइलिन ग्लाइकोल, और ये, ठीक है, एक ये है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, किससे क्या कैसे क्या बनता है, कभी एक्सप्लेन पेज पे आएगा तो मैं करवा दूंगा।
अच्छा, ये प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। अब बात ये है कि जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जो है ना, ये 3 टाइप का होता है। एक इंडस्ट्रियल ग्रेड होता है जो कि दिया हुआ इंडस्ट्रियल ग्रेड है, एक फूड ग्रेड होता है एंड एक जो है वो फार्मा ग्रेड होता है, ठीक है। फार्मा ग्रेड में सिर्फ फार्मा ग्रेड यूज़ करना होता है, इन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रेड फूड ग्रेड सब यूज़ कर दिया, तो फिर वो बच्चों की दिक्कत हो गई थी, ठीक है। कभी एक्सप्लेन पेज में इसमें आता रहता है, मैं आएगा तो मैं आपको डिटेल में करा दूंगा, अभी के लिए नाम है आपको याद रखने हैं। चलिए अगली न्यूज़। अब सप्लायर के एंड पे ये है। अच्छा, एक चीज़ जो है सप्लायर के एंड पे है। अच्छा, डॉक्टर के खुद की फार्मेसी थी, दोस्त की, रिश्तेदार की, ठीक है, तो वहाँ तक वो प्रोसेसिंग ऐसी चलती चलेगी, ठीक है। अच्छा, एक बात ये है कि एक ये डॉक्टर एम आर नेक्सस की बात होती है, डॉक्टर एम आर नेक्सस की बात होती है, ठीक है, कि क्या डॉक्टर्स अनएथिकल प्रैक्टिसेस में होते हैं वगैरह, ये इंटरव्यू का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है डॉक्टर्स के लिए। यहाँ पे अभी डॉक्टर मुझे सुन रहा हो तो कभी भी ना ये स्टैंड नहीं लेना है कि नहीं जी डॉक्टर तो सही होते हैं, डॉक्टर तो एकदम सही होते हैं, या फिर नहीं नहीं डॉक्टर तो एकदम खाओ पीर होते हैं या फिर एकदम अनएथिकल होते हैं। द पॉइंट इज़ कि मतलब मेरा स्टैंड जो रहता था वो ये था कि सर इट इज़ ए ह्यूमन नेचर, है ना, ह्यूमंस आर गुड, ह्यूमंस आर बैड, है, ह्यूमंस आर गुड, ह्यूमंस आर बैड, ठीक है, एंड सो डज गुड डॉक्टर्स, है ना, डॉक्टर्स भी हो सकता है गुड हो बैड हो, ये ह्यूमन है। बट इन द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर, ठीक है, कि बिकॉज वी आर हैंडलिंग विद द लाइफ, वी आर हैंडलिंग विद द लाइफ ऑफ पीपल, है ना, एक स्लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ अनएथिकल या इलीगल जो टास्क है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर्स पे स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स एंड लीगल जो कोड है वो स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वी आर डीलिंग विद द लाइफ, ठीक है। एक इंजीनियर की गलती से कोई पुल टूट गया, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट मतलब इंजीनियर पे बात मतलब वो मतलब नहीं आती, पब्लिक को नहीं पता चलता, लेकिन इस केस में देखिए आप, छिंदवाड़ा के केस में क्या, डॉक्टर ने सिरप दिया, बच्चे विद इन डेज बच्चों की डेथ हो गई, तो ठीक है, इस एंगल को इस टाइप से लेना अपने को। चलिए अगली न्यूज़ की बात करें तो ये है पेरेंट्स रिफ्यूज टू सेंड चिल्ड्रन टू उड़ीसा आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में भेजने से बच्चों पेरेंट्स ने मना कर दिया, क्योंकि जो मिड डे मील वाली कुक थी, जो पीएम पोषण वाली कुक थी, वो दलित थी, ठीक है। ये है हमारे विकसित भारत का सपना, ये है हमारे विकसित भारत का सपना, ऐसे हमारा भारत जो है वो विकसित बनेगा, ठीक है। तो जब हम सिटीज़ में बैठ के जब हम बातें करते हैं कि नाउ द सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग वगैरह वगैरह, तो गांधी जी की बात याद कीजिएगा कि भारत जो है वो गाँव में रहता है, और गाँव में ये सब चीज़ें रहती हैं आज भी, पट्रियार्की, कास्टिज्म वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे अप्रोच का हिस्सा होना चाहिए। चलिए, तो क्लासेस वर्चुअली एम्प्टी हो चुकी हैं जब से दलित वुमेन जो कुक आई है वो, ठीक है। तो ऐसी न्यूज़ है ना, वैसे ये पर्टिकुलर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसी न्यूज़ आती रहती है, ठीक है। ये हमें जो है एथिक्स हो गया या GS2 की गवर्नेंस हो गई, उसमें यूज़ करनी है कि मतलब विकसित भारत, तो अब इकोनॉमी में लिखो आप ये चीज़ कि विकसित भारत तो हम ऐसे 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 करके तो बन जाएंगे, पॉलिटिकली, साइंटिफिकली, इकोनॉमिकली, बट इन चीज़ों का क्या क्या करेंगे, मतलब अब वो बच्चे कुपोषित होना मंजूर है ना, वो बच्चे कुपोषित रह जाएंगे, ठीक है, लेकिन दलित के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अब वो बच्चे कुपोषित होंगे तो उनका माइंड लेवल कैसे डेवलप होगा, माइंड लेवल डेवलप नहीं होगा तो कैसे इकोनॉमी को वो करेंगे, तो एक विशेष साइकिल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इथिक्स की केस स्टडी आती है, आ सकती है, आती भी है, ठीक है, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, मेंस में आपसे पूछ सकते हैं कि आप हो डीएम, है ना, ये आप हो डीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, और ऐसी आपको न्यूज़ मिलती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब द पॉइंट इज कि समझिए बात को ना, मतलब एकदम ब्रॉडर सेंस में समझिए, ऑब्जेक्टिवली समझिए ना प्लीज़, ऑब्जेक्टिवली समझना कि आप हो सकता है आप गांव से ही आते हैं, आप है ना रूरल विलेज टाइप से आते हैं ना, अब आप हो सकता है खुद एक दलित जो है कम्युनिटी से आते हैं, या आप हो सकता है कि आप जो स्वर्ण कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है। अब आपका इंस्टेंट रिएक्शन जो होगा ना कि मतलब इसमें होगा आपका एग्जाजरेटेड रिएक्शन होगा कि नहीं नहीं ये तो गलत है ये वो, और इसमें आपका हो सकता है आपको चीज़ें नॉर्मल लगे, हो सकता है आपको, अपने को कहना एज एन सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, एज एन IAS एस्पिरेंट, एज ए फ्यूचर IAS, अपने को क्या करना है ना, इसके बीच में आना है, इसके बीच में आना है, ठीक है, कि भाई अगर लोग नहीं लेके जा मतलब लोग मतलब इसके जो दलित वुमेन है उसके साथ तो गलत हो रहा है, ये कास्ट पूरी पूरे समाज के साथ गलत हो ही रहा है, लेकिन ये जो पेरेंट्स है ना, दे आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ इट, है ना, हमें ये सोच के चलना है कि दे आर ऑल्सो विक्टिम ऑफ कास्टिज्म, क्योंकि इनको बचपन से फीड ही यही किया गया। मैं भी इको चैम्बर की बात इसीलिए कर रहा था, तो ऐसे ब्रॉडर जो है हमें चीज़ों को लेके जाना है, ठीक है। तो इसलिए जब हम एज अ DM एज अ DO जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, हम परसुएड करेंगे लोगों को, हम कन्विंस करेंगे लोगों को, ऐसे नहीं कि मतलब वी टेक डिसीजन बेस्ड ऑन हु वी आर, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीच बीच में लोग मेरे को बोलते हैं छोटा वीडियो बना, छोटा वीडियो बना, यार ये चीज़ें नहीं बताई जा सकती 30-40 मिनट में। द पॉइंट इज कि हमें जो है ठीक है, चलो नहीं बढ़ाते हैं आगे। चलिए अगला है वाई आई इंट्रोड्यूस्ड बिल, शशि थरूर का एक आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, एक्चुअली अच्छा आर्टिकल है, शशि थरूर का एक आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है ये, कि स्टेट जो हम बनाते हैं ना, स्टेट जो हम नए नए बना रहे हैं ना, उसके ऊपर एक बिल लेके आए थे ना, उस पर एक आर्टिकल है, बड़ा अच्छा आर्टिकल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंडिया का मैप भी देखिए, उसके हिसाब से अपन समझते हैं। चलिए मैं आपको बता दूंगा। तो प्राइवेट में, अच्छा ये जो न्यूज़ है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, कि कई कोचिंग्स के अंदर या मतलब
है ना, पता नहीं ध्यान देते कि नहीं देते, इस टाइप के मैप होते हैं, ठीक है, इस टाइप के मैप होते हैं। आप समझ रहे होंगे इस मैप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा मैप आप कहीं पे भी देख लेना अगर, तो इस चीज़ को आप लाइटली ना लें, ठीक है, क्योंकि हमें ना नेशनल कॉन्शियसनेस कहाँ से आएगी हमें, है ना। हम जब इन चीज़ों को पे ध्यान ही नहीं देंगे, तो इग्नोर करेंगे, तो अब वो कॉपी पेस्ट करने वाला भी, मतलब क्या बोलूँ, वो भी, तो जो भी कोचिंग के नंबर हो उनको बोलें फ़ोन करके, यार आप आईएएस की तैयारी करवा रहे हो ना, ऐसी गलती आप कैसे कर सकते हो। ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना होता गूगल से ऐसा मैप, ठीक है। ये हमारा मैप नहीं है, ठीक है, हमारा मैप ये है, ठीक है, ये कटा फटा मैप हमारा नहीं है, ठीक है। ये गूगल वाले शाने होते हैं, हर कंट्री के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से वैसा, मतलब मिडिल का मैप दिखा देंगे, ये के दिखा देंगे, अपना मैप ये है, अपने को है ना। ये मैप अगर आपको ना मिले तो आप कोचिंग को शिकायत कीजिए। खैर, द पॉइंट इज़, अब ये जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है, आर्टिकल ये बोलता है कि शशि थरूर ने प्राइवेट मेंबर्स एक बिल दिया था, द प्राइवेट मेंबर्स बिल इन द लास्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट सीकिंग टू स्टैब्लिश अ क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड परमानेंट फ्रेमवर्क फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट मेंबर बिल दिया था। हालांकि प्राइवेट मेंबर बिल का कुछ उठता नहीं है, लेकिन ये आप है ना स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एज अ ब्राउनी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात क्या है कि जो पहली शशि थरूर का आर्टिकल है पूरा, अब ये मान के चलिए मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ कि जो पहली वेव आई थी स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन की, वो क्राइसिस की वजह से आई थी ना, एक विजन था। क्राइसिस क्या थी, हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे, वो ठीक है, एंड विजन क्या था, लिंग्विस्ट टू रिड्यूस रीजनल टेंशन, क्योंकि हम एक जो है एक पार्टीशन हम जो है वो, एक्चुअली हमारे दो पार्टीशन हुए हैं, ठीक है। हमें लगता है कि वो एक ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हो गया, ईस्ट पाकिस्तान हो गया, लेकिन देश तो तीन बन गए ना। तो खैर, दो देश हमारे हाथ से वैसे निकल चुके, ठीक है। तो आपको रीजनल टेंशन ना हो किसी प्रकार की, तो उस वजह से ये आया था। तो नेहरू जी की उसमें एसआरसी बनी थी, हमें पता है 53 में, दे देना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो वो मेन क्राइटेरिया था वो लैंग्वेज का था, लैंग्वेज वाज अ यूनिफाइंग फैक्टर, लैंग्वेज वाज अ यूनिफाइंग फैक्टर, ठीक है। अच्छा, बोला गया था लैंग्वेज के आधार पे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बोला गया था एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पे, लेकिन मेन क्राइटेरिया लैंग्वेज का था। तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, इन 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 स्पिरिट, है ना। इन लेटर क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव थे, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स थे। उसके बाद हाफ अ सेंचुरी लेटर, लेकिन यानी कि इसके बाद में जो स्टेट्स बने, उसके बाद में जितने भी स्टेट्स बने, उनमें मेन कंसिडरेशन क्या थी, कल्चरल इंटीग्रेशन से जो है डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव अर्जेंसी को लेके आ गए, ठीक है। अब आप मैप में देखेंगे, जैसे उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तो आप एक चीज़ देखेंगे क्यों बने थे ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, यहाँ पे देखेंगे कि ये जैसे उत्तराखंड है, ठीक है, ये उत्तराखंड है और ये यूपी है। अब यूपी के उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनको यहाँ से पहाड़ों से चल के, ठीक है, अब आप देखेंगे ना सरफेस एरिया, कि पहले वो ऊपर से पहाड़ों से नीचे उतरेंगे, पहाड़ों से नीचे उतर के फिर यहाँ लखनऊ उनको आना पड़ता था, ठीक है कि, तो इतने दूर उनको आना पड़ता था, तो कैसे गवर्नेंस होगी, ठीक है। अब एक बात तो हम आपको, अगर आप सरफेस एरिया फैला के देखेंगे, तो उत्तराखंड पहाड़ों से घिरा है, तो वो यूपी से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। उत्तराखंड में 50 किलोमीटर जो कवर करना इज़ लाइक यूपी में 250 किलोमीटर कवर करना, ठीक है। तो ये इनकी दिक्कत थी। ऐसे ये छत्तीसगढ़ वाली थी कि एमपी में जो है ये जो ट्राइबल बेल्ट है, इनका डेवलपमेंट, अब आप ये देखिए कि अब ये देखिए कि यहाँ भोपाल है, ठीक है, और यहाँ का बंदा है, कितना दूर है उसके लिए ये चीज़। तो ये था। ऐसे झारखंड का इशू था बिहार के साथ, ये एक्चुअली वो था कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, है ना। ये हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव उसका ये था, डेवलपमेंट नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव उसके लिए था, ठीक है। अब आज भी देखिए आप, जैसे, अच्छा, उसके बाद ये चेंज हुए। अरे यार, ये मैंने भी गलत मैप उठा लिया, एक्सट्रीमली सॉरी यार, मैंने भी गलत मैप उठा लिया। ये तेलंगाना जो है वो अच्छे से नहीं दिया हुआ, ठीक है, तेलंगाना इसको अच्छे से, बट ठीक है, हमारी सॉवरेनिटी पे मैंने ध्यान दिया, ठीक है, ये मेरी एरर है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट इसमें मैंने ध्यान दिया, इसको मैं ध्यान देता हूँ कि देश अंदर स्टेट, अगर ये आर्टिकल ने भी यही कहा है, अंदर के स्टेट ऊपर नीचे होते रहे, ठीक है, बट हमारी सॉवरेनिटी को जो है वो कहीं से भी टच नहीं किया जाना चाहिए। खैर, तो हालांकि गलती होती है। तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये पहले जो मद्रास से जो निकले थे, है ना, पहले पूरा स्टेट ऑफ मद्रास था, तो मद्रास से जब निकले थे, वो निकले इसलिए थे कि ये तमिल भाषी थे, ये तेलुगु भाषी थे। फिर भी तेलुगु वालों में भी जो है वो आपस में वो हुआ, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट बेसिस पे वो अलग हुए, ठीक है। आज आप देखिए, ये क्या है, ये वो है, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में यहाँ मुंबई आता है, यहाँ मुंबई आता है, अब यहाँ का आदमी यहाँ जाएगा, ठीक है, तो कैसे डेवलपमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई। चलिए, तो इनका कहने का मतलब है कि अब जो है सोशो पॉलिटिकल इंपेरेटिव हो गए हैं, ठीक है, सोशो पॉलिटिकल इंपेरेटिव हो गए हैं, रीजनल डिस्पैरिटी, पब्लिक सेंटीमेंट वगैरह, ठीक है। कोर ऑफ कंटेम्प्रेरी गवर्नेंस क्राइसिस क्या है कि बड़े जो स्टेट्स हैं, आप अब देखिए, इंडिया पीछे है ना, अगर तो इंडिया में पीछे जो सबसे वही होगा ना, मतलब जिस रिले टीम होती है, ठीक है, तो एक टीम में अगर एक भी बंदा अगर वीक निकला ना रिले टीम का, तो टीम हार जाती है, नो मैटर कि आगे वाला कितना भी उसको कवर कर रहा है ना। तो ऐसे जो बड़े स्टेट्स हैं ना हमारे, जैसे कि लाइक यूपी है ना, यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है
है ना, और भी बड़े स्टेट है, राजस्थान हो गया जैसे, ये गवर्नेंस के हिसाब से बड़े नाइटमेयर स्टेट्स होते हैं, ठीक है। अब एक तो इनकी पॉपुलेशन, एक तो इनका एरिया बहुत ज़्यादा है, एक इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अंत्योदय वाली चीज़ तो हो ही नहीं पाती। अब तो इनकी गरीबी, इन सब का मतलब वो चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो लार्ज मतलब इनमें से कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जो मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, लाइक नॉट ओनली यूरोपियन कंट्रीज, इन द वर्ल्ड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से बड़े हैं, ठीक है। तो ये एक पावर का सिंबल हो सकता है, एक पावर का सिंबल हो सकता है कि अपन मीडिया में देखते हैं यूपी से जो बने, मतलब यूपी जीत लिया उसने, देश जीत लिया, है ना। बंगाल, यूपी, जिसने बंगाल जीत लिया, अब अपन बोलते हैं ना यूपी जीत लिया, बिहार जीत लिया, बंगाल जीत लिया, महाराष्ट्र जीत लिया, उसने देश जीत लिया। अरे भाई जीत तो लिया, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ हो पा रही है फिर इस चक्कर में, है ना, वो वाली चीज़ है। तो एक ही बर्डन बन के रह जाता है। तो इन्होंने बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल, द डिस्टेंस बिटवीन, देखो इंजन गर्म हो गया, फ्लो बन गया, द डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल एंड द लोवेस्ट लेवल सिटीजन बिकम्स वास्ट, यानी कि अंत्योदय नहीं हो पाता है, ठीक है। अब यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। कलेक्टर, एक छोटे स्टेट का कलेक्टर होगा ना, उसका सीएम तक जो मिनिस्टर या सीएम तक उसका ना वो डायरेक्ट वो रहेगा। तो अब लोगों का कलेक्टर के साथ डायरेक्ट रहेगा, इसका तो डायरेक्ट गवर्नेंस होती रहेगी, काइंड ऑफ डायरेक्ट गवर्नेंस होती रहेगी। लेकिन बड़े स्टेट्स में क्या होता है ना, द कलेक्टर इज मेगा स्टेट इन द कलेक्टर इन मेगा स्टेट इज लोस्ट इन द लेयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। उस कलेक्टर के ऊपर कोई, उसके ऊपर कोई, उसके ऊपर कोई, उसके ऊपर कोई, तो डायरेक्ट वो होगा ही नहीं, ठीक है। ये डिफरेंस मैं समझ पाता हूँ, ठीक है, बिकॉज माई एल्डर ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर इन ए स्मॉलर स्टेट। तो उनका मतलब सीएम के साथ, सेक्रेटरीज के साथ उठना बैठना रहता है, तो उनको काम करने को भी ज़्यादा मिलता है, एंड गवर्नेंस भी उनको लगता है कि उनका, जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नेंस अच्छी होती है। खैर, पॉलिसीज क्राफ्टेड इन द स्टेट कैपिटल, अब वही बात है, कैपिटल से निकल के पहुंचनी भी तो चाहिए, तो अंत्योदय वाली बात है। एक है ना, आप गवर्नेंस में इस चीज़ को पक्का यूज़ कीजिएगा, ठीक है, कि किसी भी स्कीम, किसी भी चीज़, मतलब कुछ भी जो मेजर है ना गवर्नमेंट का, कुछ भी, उसके सक्सेस के लिए दो चीज़ें होती हैं, पार्टिसिपेशन एंड पेनिट्रेशन, ठीक है। ये दोनों होंगी ना, तभी वो चीज़ सक्सेसफुल होगी, ठीक है। इसको आप यूज़ करना, मैं अभी कभी गवर्नेंस आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, अभी यह देख लीजिएगा, ठीक है। अपने हिसाब से इस डायग्राम को बना लीजिएगा कि किसी भी स्कीम के लिए पार्टिसिपेशन एंड पेनिट्रेशन, फॉर एग्जांपल कि है ना, सब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि ये कौन सी स्कीम बताऊं, जैसे इंडिया पोस्ट है ना, डाक वाला है, ठीक है, उसका पेनिट्रेशन बड़ा तगड़ा, गांव गांव तक मिल जाएगा, लेकिन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इंडियन पोस्ट इज मतलब नॉट दैट सिग्निफिकेंट स्कीम, या नॉट दैट सक्सेसफुल स्कीम। ऐसे उल्टा करके देख लो, ठीक है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन कैसे सक्सेसफुल हुआ, कि गवर्नमेंट का पेनिट्रेशन भी अच्छा था, कि गवर्नमेंट ग्राम पंचायतों में जा घर घर में शौचालय बनाने लग गई गवर्नमेंट, है ना, हर जगह शौचालय बनाना, एंड लोगों का पार्टिसिपेशन भी अच्छा था थ्रू बिहेवियरल नजेस के थ्रू, है ना। तो सक्सेस तभी होगी, तो छोटे स्टेट्स में इजीली हो पाता है, बड़े स्टेट्स में ये नहीं हो पाता है। अच्छा, अब इन्होंने ये भी बोला है कि छोटा स्टेट इतना छोटा भी नहीं हो, है ना, कि वायबल ही ना हो, कि वायबल ही ना हो, तो वायबल स्टेट हमारा होना चाहिए। वायबल कैसे होना चाहिए, पहले सबसे पहली बात फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकली वायबल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली वायबल होना चाहिए, हर चीज़ से वायबल स्टेट होना चाहिए, ठीक है। अब इतना छोटा उतना बड़े का मतलब नहीं है, वायबल स्टेट होना चाहिए, एंड बड़े स्टेट वायबल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला कि पॉलिसीज क्राफ्ट, ये मैंने बता दिया आपको, तो क्राई फॉर ए सेपरेट स्टेट इसलिए होता है कि अगर कोई सेपरेट स्टेट के लिए क्राई कर रहा है ना, मतलब क्राई अगर है कि हमारा जो है तुलू लैंड बना दो, या गोरखा लैंड बना दो, या है ना, जो भी है, उसका मेन रीज़न ये है कि वो गवर्नेंस में पीछे रह गए हैं ना, उनको फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। ये बात है, ठीक है। इसीलिए ना कहीं पे भी देखेंगे ना आप, तो और एक क्राई होता है जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, ठीक है, एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है, ये वाले एरिया के लोग ना इनको ये वाले ढंग से रखते हैं, या ना ये वाले स्टेट ढंग से रखते हैं, ठीक है। जैसे यूपी में ना मायावती जी के टाइम पे हुआ था कि 4 स्टेट बनाने की बात चली थी, कि जैसे ये यूपी है, ठीक है, इसको बना दो आप, क्या बना दो, इसको बना दो आप, ये क्या बात चली थी, इसको पश्चिम प्रदेश, बीच में ऊपर वाला जो है अवध, नीचे वाला जो बुंदेलखंड, और इधर वाला पूर्वांचल। आप एक चीज़ देखेंगे ना, अगर पश्चिम प्रदेश अलग से बन जाता तो हरियाणा जितना डेवलप्ड जो है बन सकता है स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जैसे इंडस्ट्रियल हब्स है ना, गाजियाबाद, नोएडा, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, अवध जो है मेन कल्चरल सेंटर, जहाँ पे लखनऊ है, वो एक अलग सेंटर है। पूर्वांचल में मोस्टली गरीब, अगर पूर्वांचल अलग से बने ना, तो बिहार जैसे मतलब पूर्वांचल की हालत बड़ी खराब रहती है। जो लोग पूर्वांचल से आते हैं वो चीज़ को समझ पाते होंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ के लोग सेटिस्फाई नहीं रहते कि यार हमारा पूरा जो GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पूर्वांचल के डेवलपमेंट के लिए जा रहा है, ठीक है। पूर्वांचल का काम हो नहीं पा रहा। आप देखेंगे ना, पूर्वांचल से मोस्टली माफिया निकलते हैं, मोस्टली माफिया पूर्वांचल से निकलते हैं, जैसे मिर्ज़ापुर, जौनपुर वगैरह जितने भी इलाके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा वहाँ से माफिया निकलेगा। तो एक ही चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं फिर। अच्छा, दूसरा जैसे विदर्भ का मैंने आपको बताया, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ है मुंबई।
अब ये विदर्भ का एक तो यहाँ पे वैसे सूखा पड़ा रहता है, एक तो ऐसे सूखा पड़ा रहता है। अब यहाँ से डेवलपमेंट, मतलब समझ लो, मुंबई से यहाँ हर कोई आईएएस भी चाहता है कि मैं मुंबई में बैठा रहूँ, है ना, तो कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा, इस टाइप से चीज़ें। या फिर गोरखालैंड वाला, जैसे ये है, ये बंगाल का कुछ ऐसा ऐसा वो डायग्राम है, यहाँ है कोलकाता, तो अब ये लोगों का मतलब कैसे इन लोगों के साथ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में वो हो पाएगा, तो फिर प्रोटेस्ट होते हैं। तो ये इनका शशि थरूर जी का कहना था, ठीक है। तो इनका कहना है कि नी जर्क रिएक्शन नहीं होनी चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल वोट मिल जाएंगे या पॉलिटिकल डिमांड है या प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसा होना चाहिए, नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लास्ट मिनट ये सब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन इज अ मैटर ऑफ प्रोफाउंड नेशनल कॉन्सिक्वेंस इम्पैक्टिंग बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फेडरल रिलेशन फॉर generations. It must be guided by rational, comprehensive and नेशनल पॉलिसी कंसिस्टेंट। एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए उसके ऊपर, ना कि नी जर्क रिएक्शन, नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, ये उन्होंने बोला, ठीक है। तो एक है ना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किसी भी प्रोसेस का, देखिए आप लोग आईएएस बनने जा रहे हैं, है ना, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए हमेशा, एथिक्स जो है वो छूटना नहीं चाहिए लाइफ में, लो टूटना नहीं चाहिए, एंड माइंडसेट कैसा होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, है ना, एंड कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्मिस्ट होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनलाइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एथिक्स की छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है। आपके पास एक बूढ़ी अम्मा आई, बूढ़ी अम्मा बोले कि लल्ला हमारा जो है पूरो जो हमारा हमारा जो कागजात हैं वो जो है बाढ़ में बह गए, है ना, और अब हमको राशन चाहिए वगैरह वगैरह। अब आप चलो ठीक है, आपको पता है आप जिस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ बाढ़ आती है, मान लो बिहार असम में कहीं पे है, और वहाँ पे बाढ़ आती है, ठीक है। अब आपका दिल एकदम बड़ा दिल है आपका, आप ऑर्डर दो नीचे वालों को, एक काम करो अम्मा को जो है वो 5 बोरे राशन के दे दो, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं होता है आईएएस ऑफिसर का, ठीक है। आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो स्ट्रक्चरल होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का होना चाहिए कि भाई आप ये देखो कि अम्मा जो हैं इवन इफ के झूठ भी बोल रही हैं, ठीक है, आपको नीचे वाले क्लर्क बोल सकते हैं यार अम्मा झूठ बोल रही है, कल ही तो लेके गई थी, इवन इफ ये झूठ भी बोल रही हैं, तो बाढ़ इज अ रियल थिंग, है ना, तो फ्लड इज अ रियल थिंग, ठीक है। इसका मतलब लोगों के सामान बहते हैं इज ऑल्सो रियल थिंग, और इस अम्मा जैसे और भी लोग होंगे, है ना, है ना। गरीब अगर कुछ खाने की कोशिश कर रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा, वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कम से कम मेरे को चीज़ें मिल जाए, है ना, मेरा ईज ऑफ लिविंग हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप अपने ज़िले के अंदर, है ना, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आदेश दोगे कि भाई सबके डॉक्यूमेंट्स है ना वो डिजिटल होने चाहिए, ठीक है, सबके डिजिटल होने चाहिए। ये आ गया स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, बाढ़ से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात, बाढ़ आ क्यों रही है इस पर काम करो, तो आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए। यही थरूर साहब ने कहा कि जो है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए, है ना, एक परमानेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। सॉरी कहाँ पे थे अपन, हाँ, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए, परमानेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ना, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 चीज़ें क्या क्या हैं, इन्होंने क्या क्या बोला एविडेंस बेस्ड में। एक चीज़ इन्होंने बोली, सबसे पहला इन्होंने क्या बोला, नेशनल यूनिटी, ये हैम्पर नहीं होनी चाहिए, रिऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट फ्रैक्चर द फेडरल फैब्रिक और नेशनल यूनिटी इन एनी वे, कि आपने एक ऐसा स्टेट बना दिया, जैसे मान लें नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है या कोई भी XYZ स्टेट्स हैं, वो बात करते हैं ऑटोनॉमी की, बात करते हैं सॉवरेनिटी की, बात करते हैं, उस सबको तो एकदम से खारिज करना है, ठीक है। तो नेशनल यूनिटी पे वो नहीं होना चाहिए, या फिर प्रोटेस्ट होने लग गए, ठीक है, जैसे तमिल एलम की डिमांड चली थी, है ना, खालिस्तान की डिमांड चली थी। ऐसा कुछ भी काम नहीं करना जो हमारी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी पे वो हो। दूसरा क्या होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, है ना, इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ टेल मी प्लीज इन द कमेंट बॉक्स, लिख दिया करो यार कभी तो, एफिकेसी एंड एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे राजस्थान में हुआ, है ना, राजस्थान में हुआ था कि, है ना, ये पहले 32-33 जिले थे, उसके बाद नई गवर्नमेंट आई 52 बना दिए, दूसरी गवर्नमेंट आई कम करके जो 41 के आसपास रख दिए, ठीक है। अब है ना उनमें से मतलब कुछ के तो जेन्यून रीज़न थे, कुछ के जेन्यून रीज़न थे, ठीक है। जैसे ये बड़ा सा है ना, बहुत बड़ा, जैसे जैसलमेर जैसे जिले हैं, बड़े जिले, जोधपुर जैसे जिले हैं ना, आपको 100 किलोमीटर आपको चल के जाना पड़ रहा है, वही पहाड़ों जैसी हालत रेगिस्तान में होती है ना। कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, तो मतलब एकदम रीज़न जो है वो कैसे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस होना चाहिए, गवर्नेंस बेस होने चाहिए। चलिए फिर बात करते, ये आर्टिकल का हो गया, ठीक है। तो अगला आर्टिकल पे चलते हैं। तो पॉइंट आप समझ गए इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें से क्या आपको लेना है, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल है कि एआई का वो समिट होने वाला, इम्पैक्ट समिट, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल था। अब ये जो भाई जो साहब है ना, ये जो अंकिल हैं, ये एस श्री कृष्ण अंकल जो हैं, कृष्णन अंकल, ये क्या हैं, ये जो हैं ये सेक्रेटरी हैं MIT के, है ना। तो ये तो फिर वही बोलेंगे जो मुन्ना सर बोलते हैं, दूध दही की नदियाँ। बट फिर भी हमें ये स्टैंड जो है, हमें दोनों के दोनों, ये हमें जो है प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट सब पढ़ना, ठीक है। और कोशिश तो हमें करनी चाहिए कि हम न्यूट्रल स्टैंड से पढ़ें, बट इनको पढ़ के हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव्स में लिखेंगे आंसर में, ये है ना, और एंड ये नेगेटिव्स में लिख देंगे, और वे फॉरवर्ड फिर जो है न्यूट्रल या फिर बैलेंस्ड ये सब होना चाहिए, ठीक है। देखिए लाइफ में ना बैलेंस्ड होना एक अलग चीज़ होती है, बिन पेंदे का होना अलग चीज़ होती है ना। दोनों में बैलेंस्ड इंसान जो होता है ना, वो मतलब वो अवेयर होता है, वो इन्फॉर्म्ड होता है, बिन पेंदे वाला एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो
एआई लीडरशिप की बात है कि कैसे जब ये इन्होंने बात की कि इंडिया है ना अब राइजिंग पावर है, ठीक है, इंडिया इज ए राइजिंग पावर। बेसिकली हमारा जो टोन कैसा होना चाहिए, जैसे इंटरव्यू में पूछे आपसे कि क्या, मतलब उल्टा सवाल पूछे, अरे कैसे देश में गरीबी है, कास्टिज्म है, पेट्रियार्की है, कैसे हम वो होंगे वगैरह वगैरह। तो आपको ये भी नहीं बोला कि नहीं सर कहाँ है, हम तो डेवलप कर रहे हैं, और आपको ये भी नहीं बोला नहीं नहीं सर सब कुछ है, ये हम तो डेवलप कर ही नहीं सकते। आपको बोला यस सर दैट इज ट्रू कि ये सब चीज़ें हैं, बट वी आर प्रोग्रेसिंग, मतलब हर जगह बट लगा के पॉजिटिव में आ जाओ, ठीक है, उस टाइप से अपना वो रहना। तो जैसे मेंस में भी अगर आंसर लिखते हैं तो यस देयर आर इश्यूज, है ना, बट वी आर डूइंग दिस एंड वी शुड डू दैट। तो मतलब देयर आर इश्यूज को एड्रेस कर दिया, बट वी आर डूइंग दिस प्रोग्रेसिव स्टेप एंड वे फॉरवर्ड आपने सजेशन दे दिया, हो गया। चलिए फिर बात करते हैं। तो राइजिंग पावर है, अब हमें ना सिर्फ एक हब नहीं रहे हैं, आईटी सर्विसेज की या टैलेंट की हब नहीं रहे हैं ना, ये वर्कफोर्स की, ह्यूमन रिसोर्स की हब नहीं रहे हैं हम क्या बन गए हैं, हम एक ग्रोइंग इंजन बन गए हैं एआई का। नेशन इज केपेबल ऑफ बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड गवर्निंग एआई एट ए स्केल वेरी फ्यू नेशन कैन, ठीक है। तो हम बड़े लीग में आते हैं, जैसे यूएस है, यूके है, जापान है, चाइना है, उस लीग में हम आते हैं। ओबियसली बड़े देश से आने भी चाहिए। एंड नाउ आर दिस ये चेंज आया कैसे, इट इज़ लेड बाय टारगेट, तीन चीज़ें है ना, एक चीज़, दो चीज़ एंड तीन चीज़, कि टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन, हमने पॉलिसी इंटरवेंशन ली, डिजिटल इंडिया, ये सब चीज़ें की हमने, ठीक है। ये आपका बोलते हैं भारत नेट वगैरह वो सब किया। डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, क्रिएट किया। एंड थर्ड इज हमने अपनी वर्क फोर्स को जो है वो इसके लिए स्किल किया, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, तीनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और दूसरा, अब बात ये एआई की अगर बात करें तो सोसाइटी वाइड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, ये वर्ड भाई कहीं लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये ना, कि हमारा जो है ना इंटीग्रेशन, मेन हमारी टेक्नोलॉजी जो भी होती है ना, देखो बाकी के जो देश है ना, जो डेवलप्ड देश हैं, वो टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, उनका मेन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि वो है ना, उनकी पब्लिक इतनी अवेयर है, इतनी इन्फॉर्म्ड है, अवेयर एंड एम्पावर्ड है कि अपना वेलफेयर तो वो उनसे गवर्नमेंट से मांग लेगी। हमारी टेक्नोलॉजी कैसी होती है, हमारी टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड, आर टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड विद आर सोसाइटी। इसलिए जो है हमें सक्सेस मिलनी, मतलब ना केवल मिलनी चाहिए, हमें सक्सेस सच में मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। मतलब विकसित भारत होना हमारा सपना नहीं है, हमारी मजबूरी भी है। अगर हम विकसित नहीं हुए ना तो 150 करोड़ लोगों को कहाँ लेके जाएंगे, समझ रहे मेरी बात। चलिए, तो सोसाइटी वाइड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए इस की टू दिस ट्रांजेक्शन, ओके, ट्रांजिशन। तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमने कैसे रखा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने हमारा डेवलप किया, जिसमें आधार आता है, यूपीआई आता है, डिजी लॉकर आता है, और क्या क्या आता है बताइए आप लोग, है ना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा क्या क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर मेन्स में क्वेश्चन, प्री में क्वेश्चन, इंटरव्यू में। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर के अलावा और क्या क्या आता है, अभी मेरे को बताइएगा, ठीक है। दिस सिस्टम में तो अब बात करते हैं कि मेन बात क्या है, डाटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी, इसी पे एआई टिका हुआ है। चलिए, अब हमने क्या किया एआई के उसमें, इंडिया एआई मिशन हमने लॉन्च किया था, और सबसे मेन जो चीज़ हमने की वो हमने जीपीयूज के ऊपर की, ठीक है। एक एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म हमने बनाया, जिसमें हमारे पास लगभग 40,000 के आसपास, जब तक आप एग्जाम दे रहे होंगे, 40,000 जीपीयूज हमने डिप्लॉय किए हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो एक्सेस टू कंप्यूट है ना, ये सबसे बड़ा बैरियर होता है जो छोटे देशों में, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकाज में देखने को मिलता है। तो ये एक्सेस हमारे लिए मतलब इसलिए हमने इस पे काम कर रहे हैं, ताकि इस बैरियर को हमने वो कर लिया। अब हम ना उस लीग में आगे जहाँ पे हम एआई को इनोवेटिव काम में लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक हमारा वर्कफोर्स, एक तो ये हो गया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या काम किया, और दूसरा कि हमारा वर्कफोर्स। दो ही चीज़ें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस वर्कफोर्स, ये दोनों मिलके जो ह्यूमन रिसोर्स, ये मिलके किसी मिशन को सक्सेसफुल बनाती है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई, है ना। ये रिपोर्ट को आप कोट करना, ग्लोबल एआई वाइब। अब आप सोचेंगे इतनी सारी चीज़ें हैं, किस किस को कोट करें। बात ये भाई, फ्रॉम ए रिवर ऑफ नॉलेज है डेवलप है, फ्रॉम रिवर ऑफ नॉलेज डेवलप एन ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। फिर अपने आप पॉइंट्स निकल के आते हैं, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे अलग से, ठीक है। और लास्ट टाइम में अगर अपने फर्रों से आप रिवाइज करके चले जाओगे, दे दनादन वो आपको यहाँ पे याद आएगा। तो आप ऐसी 10 चीज़ें पढ़ोगे, 2 भी याद आ गई, बहुत होती हैं। तो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में बोला गया कि इंडिया जो है सेकंड है इस चीज़ के अंदर, ठीक है, टैलेंट के अंदर, मतलब टेक्नो टैलेंट के अंदर, ठीक है। वही बात है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कोडर्स एंड डाटा साइंटिस्ट वगैरह हैं हमारे पास। और अब मेन जो है, इंडिया आगे कैसे बढ़ सकता है, किस चीज़ में लीड कर सकता है, हम खासकर ग्लोबल साउथ को किस चीज़ में लीड कर सकता है। वी आर इंटीग्रेटिंग आर एआई टूल टू द वेलफेयर, लाइक हेल्थ, लाइक एजुकेशन, लाइक एग्रीकल्चर, है ना, लाइक तेरा पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इन सब चीज़ों में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया की जर्नी है वो स्टैंड आउट जर्नी है, यहाँ पे मतलब ये हमारा जो है वो नॉच पॉइंट है, ठीक है, कि
कि हम एक तो ना पब्लिक सेक्टर प्रॉब्लम्स में एआई को लगा रहे हैं, हम एआई को मतलब वो बड़ी बड़ी बातों में नहीं डाल रहे हैं, हम एआई को पब्लिक सेक्टर वेलफेयर में लगा रहे हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ एआई स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो क्या है, वेलफेयर के लिए हम एआई को यूज़ कर रहे हैं, है ना, इन चीज़ों के। और दूसरा, हमारे पास एआई के स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमारी जो है, और वो ह्यूमन रिसोर्स तो है ही है, ये हमारा एआई का बैकबोन है ना। इवन इफ कि यूएस के पास मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी वगैरह वगैरह सब चीज़ें होंगी, चाइना के पास भी फंडिंग वंडिंग सब होगी, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, ठीक है। हम शशि कपूर है ना, ये अमिताभ बच्चन होंगे लेकिन हम शशि कपूर हैं। आप समझ जाओ हमारे पास क्या है। इनको ना इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम इनको ये चीज़ दें, इनसे ये चीज़ लें और अपना एआई का डेवलप करें, ठीक है। ये चीज़ है, ये आर्टिकल में ये चीज़ कही गई है, ठीक है। तो जैसे जैसे हेल्थ टेक हो गया, एग्री टेक हो गया, फिनटेक हो गया, ऐसे वर्ड लगा दें, लॉजिस्टिक, एजुकेशन, इन चीज़ों के लिए इंडियन कंडीशन के हिसाब से हम एआई बना रहे हैं, जो कि बेसिकली पुअर लोगों के लिए वगैरह वगैरह। तो हम किसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीज़ें? अफ्रीका, कितना बड़ा मार्केट मिलेगा हमें, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, और बेसिकली ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के लीडर बनने में हमें ये भी चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। हम इक्वेशन यही आ सकता है, हाउ इंडिया कैन बिकम ए लीडर ऑफ, मतलब इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, बट हाउ कैन इंडिया बिकम द ट्रू लीडर, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। इसमें क्या है, एक तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। ग्लोबल साउथ में चाइना भी आता है, बट हमें यहाँ पे खेलना है कि वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दूसरी, वो तो हमारी सॉफ्ट पावर होगी, और दूसरी इन चीज़ों की, जैसे इन पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वगैरह वगैरह, ताकि हम अब ग्लोबल साउथ का लीडर बनेंगे ना, तभी वर्ल्ड लीडर, फिर विकसित भारत विश्व गुरु हम बनेंगे, ठीक है। आपका ना अप्रोच हमेशा कंक्लूजन में एकदम ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे मतलब इस टाइप की बातों के साथ होना चाहिए, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी, स्केल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये 3 कंडीशन के हिसाब से हमने एआई को डेवलप किया है कि हमारा एआई अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। मैं भाई जेमिनी का सब्सक्रिप्शन रखता हूँ, मैं जेमिनी यूज़ करता हूँ, आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करते होंगे, मैं नहीं ले सकता 2000 रुपये का सब्सक्रिप्शन डेली, है ना, मैं गूगल से काम चला लूँगा फिर। तो अफोर्डेबिलिटी, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि किस स्केल पर हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बेसिक एआई यूज़ कर रहे हैं या फिर हम इससे इनोवेटिव मॉडल भी बना पा रहे हैं। एंड थर्ड इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे भाषिनी का टूल है, भाषिनी का टूल है, मैं जैसे मान लो आप तो गरीब की छोड़ दो, आप तो अनपढ़ की छोड़ दो, आप तो पुअर की छोड़ दो, है ना, आप तो इन लोगों की छोड़ दो कि ये इनको लैंग्वेज की जरूरत है। आप आईएएस बन गए, ठीक है, आई बिलोंग टू राजस्थान, राइट नाउ आई लिव इन हिमाचल प्रदेश, एंड इट हैपन्स कि मेरे को तमिलनाडु कैडर मिल जाए, मान लो, ठीक है, या आपको मिल जाए, है ना। अब मेरे को भी तो भाषिनी टूल चाहिएगा ना, मैं भी उतना ही गरीब, वहाँ पे गरीब और अनपढ़ जो मान लो वो हूँ। तो हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को हमें एआई जो है वो हेल्प कर रहा है, जैसे भाषिनी टूल वगैरह। इसके अलावा हेल्थ डायग्नोस्टिक मॉडल्स हैं, जैसे राजस्थान का सिलिका पोर्टल है, या और भी हैं, क्रॉप जो एडवाइजरी सिस्टम्स हैं, ठीक है, हम पढ़ते रहते हैं। एआई के ट्यूटर्स हैं, कितने एआई ट्यूटर्स हैं, मतलब अपनी जैसे जेमिनी वगैरह से पढ़ते हैं इसको। और कुछ तो ऐसे भी एआई ऐप आ रखे हैं जो सोनली एजुकेशन के लिए हैं। और गवर्नेंस प्लेटफॉर्म भी है, जैसे गुरुग्राम का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो, एआई पे अभी इसको किया है, क्योंकि गुरुग्राम में एकदम तालाब बन जाते हैं, पूल बन जाते हैं पानी के, है ना। एआई इज नॉट ओनली हाई एंड टेक्नोलॉजिकल बट टेक्निकल सोल्यूशन, बट अ टूल फॉर प्रोवाइडिंग वेलफेयर। घुमा फिरा के ये बात बोलेगी। यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या देना है ना अपना, इस ऐसे क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड, टेक के क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड क्या देना है, कि जैसे अपने कल भी बात की थी, गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस, जैसे अपने उसमें बात की थी ना, एआई का वो आर्टिकल था स्टुअर्ट रसेल वाला, कि गुड एथिक्स इज गुड बिजनेस, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क तो हैं, लेकिन जब हम एथिकल एआई बनाएंगे तभी वो गुड एआई बनेगी और हमें डेवलपमेंट मिलेगी उससे, ठीक है। मिस यूज, बायस, सेफ्टी वगैरह का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी अभी इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को अपनी रिसर्च इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। वी आर ओनली गिविंग 0.6% ऑफ जीडीपी टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कि कुछ नहीं है ये तो, मतलब रिसर्च इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। कब तक हम दूसरों के मॉडल मांग मांग के काम चलाएंगे, ठीक है, हर चीज़ में। दूसरा, डोमेस्टिक हार्डवेयर कैपेबिलिटी को, जीपीयूज वगैरह इस कैसे बनाने हैं, उन सबको हमें वो करना पड़ेगा। डाटा क्वालिटी एंड, तो एक क्या क्या चीज़ हो गया, रिसर्च बढ़ाना पड़ेगा हमें, ये हो गया टेक पार्ट, ठीक है। कैपेबिलिटी ये हो गया इसका हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट, ये सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, डाटा क्वालिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये हो गया इसका सेफ्टी वाला पार्ट, रेगुलेशन वगैरह वो सब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका बच जाएगा भाई अल्टीमेट कंक्लूजन, ये इसका जाएगा अल्टीमेट कंक्लूजन। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब हर चीज़ का नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाते हो तो लार्जर अंडरस्टैंडिंग याद आती है एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। एआई इम्पैक्ट समिट जो हो रहा है, विच एम्स टू ब्रिज पॉलिसी इनोवेशन रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट एट स्केल, है ना, बड़े स्केल पे। एआई विल शेप द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। पॉइंट इज कि इसको आप लिख दो, या तो इंट्रो में लिख दो या कंक्लूजन में लिख दो, कितना शानदार बन जाएगा आपकी भाई। जैसे स्टीम इंजन ने वो किया, मतलब वर्ल्ड को चलाया, फिर इंटरनेट ने वर्ल्ड को चलाया, ऐसे ही अगले जो वर्ल्ड को अब एआई चलाने वाला है, एंड इंडिया इज लीडर इन दिस। तो इस टाइप से आप ये आर्टिकल को
ग्रास्प करेंगे, ठीक है। अगला अगला है स्कोर बोर्ड्स की बात। हमने कल परसों के उसमें न्यूज़ में की थी, 10 तारीख की में की थी शायद, स्कोर बोर्ड्स के ऊपर कि जो है अभी कैबिनेट मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, कैबिनेट जो है कैबिनेट जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने बोला है कि जो यूनियन सेक्रेटरीज है ना, उनके परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड लेके आएंगे। ये अपन ने पढ़ा था कल परसों के आर्टिकल में, उस आर्टिकल में इस चीज़ को भी ऐड कर लेना। ये कहाँ पे आएगा? सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के अंदर आएगा ये, ठीक है। ये हमारा सिलेबस का पार्ट है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, ठीक है, इसमें था। तो यहाँ पे ना इन्होंने जो मैम है ये आईएएस रही हुई हैं, इन्होंने बताया कि कैसे, मतलब इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब कुछ आर्टिकल आएंगे कि प्रो, कुछ आएंगे, और लास्ट में अपन इसका एक छोटा सा 1 पेज का नोट बना लेंगे, वो अपने काम आ जाएगा, ठीक है। या फिर एग्जाम में तो सिर्फ इतना याद आता है कि न्यू इनिशिएटिव लाइक स्कोर बोर्ड्स, है ना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आना बहुत अनलाइकली है, ठीक है। तो अपने को पूरी अंडरस्टैंडिंग के बाद सिर्फ 2 लाइनें या 2 पॉइंट याद रखने होते हैं ऐसी न्यूज़ में से, ठीक है। तो इसमें डजन और पैरामीटर जो अपने परसों देखे थे कि क्वांटिफाइबल इंडिकेटर्स हैं, जैसे फाइल डिस्पोजल रेट, किस स्पीड से आप कर रहे हो, है ना, कितनी जल्दी आप निपटा रहे हो फाइलों को, रिडक्शन ऑफ पेंडेंसी, कितनी जल्दी निपटा रहे हो, एक्सपेंडिचर कंट्रोल, है ना, आप क्या बोलते हैं वो, प्रूडेंसी क्या दिखा रहे हो, आप एक्स्ट्रावेगेंसी तो नहीं दिखा रहे, आउटपुट आपका कैसे है, वगैरह वगैरह। इस पर अभी भी अपन आउटपुट पे, आउटकम पे नहीं है ना। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड आउटकम। आउटपुट होता है क्वांटिटी वाइज, है ना, क्वांटिटी वाइज, एंड आउटकम होता है क्वालिटी वाइज। चलिए, तो बेसिकली अब इसमें क्या होगा ना, बस वो मतलब वापस से थिएट्रिक्स हो जाएगा, सोप ओपेरा हो जाएगा, दिखाने के लिए हो जाएगा, और नेगेटिव मार्क्स भी है। तो मार्किंग स्कीम है, ठीक है। इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। 100 सेक्रेटरीज होंगे अभी सेंटर में। मैडम का कहना है कि 100 सेक्रेटरीज है सेंटर में, 80 उनमें से आईएएस है, बाकी के 20 से लगभग जो है नॉन आईएएस है, ठीक है। अब ये बोल रही है कि ये कुछ प्रॉब्लम्स बता रही हैं स्कोर कार्ड वाले मैकेनिज्म में। क्या प्रॉब्लम बता रही हैं कि भाई, जैसे बोलते हैं ना कि द सिविल सर्वेंट्स आर ग्लोरीफाइड बाबूज, तो ग्लोरीफाइड बाबूज नहीं है भाई, उनको पॉलिसीज बनानी है, ठीक है। तो ये बोल रही है कि जैसे जो हॉलमार्क है ना सिविल सर्विसेज की, वो क्या होता है, परमानेंट सिविल सर्विस की बात कर रही है, है ना। जैसे लेटरल एंट्री वालों की बात नहीं करी मैम, तो लेटरल एंट्री का भी हमें लिखना है। मैं इस पर आपको मतलब अपना नोट दिखाता हूँ कि ये, हाँ, पहले ही पढ़ लेते हैं। इंश्योरिंग प्रपोजल आर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्केबल होने चाहिए, ठीक है, कि वो मतलब वही बात है, फिजिबल होने चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियली सस्टेनेबल होने चाहिए, पॉलिटिकली वायबल, तीनों चीज़ होने चाहिए। ये तो मतलब ऑन ग्राउंड होने चाहिए वो चीज़, है ना। बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा, और ये काम सिविल सर्वेंट्स करते हैं। दूसरी बात, ऑल इंडिया सर्विस जो होते हैं अंडर आर्टिकल 312 क्यों बनाई गई थी? ये बनाई इसलिए गई थी, सिर्फ ये प्रोसेसिंग एफिशिएंसी के लिए नहीं थी कि फाइलें निपटाते रहो वगैरह वगैरह, है ना। ये बनाई गई थी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है, कि हम जो है पॉलिसी एडवाइस कैसे दे सकते हैं, इम्पैक्टफुल पॉलिसी एडवाइसेस कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इसके ये जो कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा ना जो इस स्कोर कार्ड से, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस 3-4 उन्होंने बताई है, ठीक है। अब जैसे इंटरव्यू में पूछा, अब मैं बार बार इंटरव्यू का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहीं से जब नॉलेज आता है, वो चीज़ें बनती हैं, तभी वो चीज़ें मेंस में भी काम आ रही होती हैं, वगैरह वगैरह, है ना। पॉइंट इज़ कि आपसे पूछे कि आप तो डॉक्टर हो, है ना, ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हो, आईएएस क्यों बनना चाहते हो, या तो आप आईआईटी से ग्रेजुएट हो, आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आप स्पेशलिस्ट जॉब से आप ग्रेजुअलिस्ट जॉब के लिए की तरफ क्यों आना चाह रहे हो। तो मेरा आंसर रहता था कि सर कि ना, इंडिया जैसे एक बड़ी कंट्री, डाइवर्स कंट्री, लाइक हम भी यार एक सब कॉन्टिनेंट है ना, पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, जोग्राफिकली, फाइनेंशियली हम इतने डाइवर्स है ना। हैविंग नॉलेज ऑफ दिस कंट्री, है ना, एंड बीइंग एबल टू कंट्रीब्यूट, है ना, अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो इस टाइप से एक जवाब होता था। तो खैर, इन्होंने क्या कॉन्सिक्वेंसेस बताए स्कोर कार्ड वाले मेथड के। पहला इन्होंने बोला कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है ना, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इरोड हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी? कि अगर एक प्रोजेक्ट, मतलब एक कंटिन्यूम की बजाय अगर हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम करेंगे ना, तो फिर वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो होती है ना, कि 30-40 साल से हमारी एक संस्था बनती है, वो वाली इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इरोड हो जाएगी। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि पॉलिसी डिज़ाइन जब बाहर से होने लग जाएगी, हालांकि है ना, वही बात है, हमें बैलेंस अप्रोच लेना है कि सिविल सर्वेंट भी एकदम से ऑल गुड नहीं होते, ऑल बैड नहीं होते, और जो लेटरल एंट्री वाले होते हैं वो भी ऑल गुड, ये एक्सपर्ट्स होते हैं भाई। तो हमें यहाँ पे बैलेंस्ड अप्रोच लेना होता है, ठीक है। तो पॉलिसी डिज़ाइन की बात होगी, ठीक है, कि एक्सटर्नल एडवाइजरी स्ट्रक्चर्स वगैरह, थिंक टैंक्स वगैरह, है ना, वो अगर इनके हाथ में ज़्यादा हमने काम दे दिया, तो सिविल सर्वेंट क्या करेंगे, फिर अपना सेफ रोल पकड़ेंगे कि टाइम लाइन और टारगेट को पूरा करो, मस्त रहो, है ना। ये मैडम कह रही हैं। थर्ड इन्होंने बोला कि जहाँ पे ना हम स्पीड को, स्क्रूटनी से और कंप्लायंस को
काउंसिल से अगर रिवॉर्ड करने लगे, वहाँ पे गड़बड़ होनी है। एंड फोर्थ इन्होंने बोला कि डिसमिस द यूपीएससीज रोल। ये अपने काम की चीज़ है कि फिर यूपीएससी का क्या काम रह गया भाई, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में इतना टाइम, इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज वेस्ट होता है, फिर यूपीएससी का क्या काम रह जाएगा, ठीक है। और ये जो काम है ना, मतलब सिविल सर्विसेज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, वो मतलब कैग हो गया, सीबीसी हो गया, पीएसी हो गया, एस्टिमेट कमेटी, इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ भाई मेंस में, प्रीलिम्स में, ठीक है, इनको पढ़ते रहना। तो इनके थ्रू होना चाहिए। तो इन्होंने, मैडम ने जो है ना क्या दिया है कंक्लूजन, कि ये जो ना ये स्कोर कार्ड वाला जो मेथड्स है ना, वो कॉर्पोरेट स्टाइल मेथड्स हैं वो, ठीक है। कि इसका एक ये वर्ड है इंपॉर्टेंट, इसको कहीं लिख लेना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, मतलब जहाँ पे स्पीड, आउटपुट एंड एफिशिएंसी को हमने प्रिविलेज दी है, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस वाली बात है, ये कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, ठीक है। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, वो एक फिर भी मतलब कॉम्प्लेक्स होती है, बट मतलब जो ऑन ग्राउंड गवर्नेंस होती है ना, जो पब्लिक गवर्नेंस होती है, उससे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो इन्होंने ये बोला है कि सिस्टम है ना, स्पीड की वजह से फेल नहीं करते हैं, ठीक है। सिस्टम फेल करते हैं कि जब जजमेंट्स एंड डिसेंट जो है ना, वो ऑब्स्टेकल की तरफ लिए जाएं, ना कि ड्यूटीज़ की तरफ। अब जैसे अपन बोलते हैं कि जब है ना वीक, मतलब पॉइंट इज कि ज़्यादा डिलीबरेशन करोगे काम धीरे होता है, ये करता है, मतलब जो अथॉरिटेरियन लीडर होते हैं ना, उनका मानना होता है ज़्यादा मतलब बातचीत करने से काम नहीं हो पाता, ये वो, लेकिन जो भी होता है काम वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल क्या है कि हाँ भाई, ये रिसिन वाला आर्टिकल है कि रिसिन बायोटेररिज्म का केस है इंडिया में पहला। यहाँ पे ना एक तो ये वाला, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिसिन है क्या और बायोटेररिज्म क्या होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंडिया का ना, ये एक्चुअली वाइट कॉलर टेररिज्म क्या होता है ना। क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ डॉक्टर्स, जैसे वो रेड फोर्ट ब्लास्ट वाला केस था, उसमें जो फरीदाबाद के जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स थे, और यहाँ पे भी एक डॉक्टर था। तो ये वाइट कॉलर टेररिज्म क्या होता है, ये बढ़ रहा है ना, कि पढ़े लिखे लोग जो है रेडिकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। अब एक नॉर्मल में मतलब ऐसे डिस्कशन में बात चल रही थी, यार पढ़े लिखे लोग कैसे ऐसे काम कर सकते हैं। भाई पढ़े, देखो समझिए आप, है ना, नॉलेज मतलब एजुकेशन, और मतलब समझ रहे हैं ना, ट्रू पर्पज ऑफ एजुकेशन। मेरे, है ना, मैं डॉक्टर बन गया, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, दैट डज नॉट मेक मी मतलब इन्फॉर्म्ड। हो सकता है कि वही बात है, इको चैम्बर, मैं इको चैम्बर में बंद के रह जाऊँ, इको चैम्बर, इको चैम्बर, इको चैम्बर, इको चैम्बर, है ना, और मैं रेडिकल बन जाऊँ। तो पॉइंट इज कि हमें जो है ट्रू एजुकेशन क्या होती है। इसलिए आप देखना कि मतलब जिन हॉस्टल्स में, है ना, जिन स्कूल्स के अंदर कोएड होता है ना, मेल फीमेल, वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो लड़के होते हैं वो अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट करते चीज़ों की। ऐसे आप, है ना, मतलब एकदम से जो लड़कों की स्कूल होगी, एकदम से निकल के आएंगे तो उनके कुछ स्लैंग ऐसे होंगे वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ऐसे ही है ना, मतलब रीजनल कॉलेजेस से बेटर आपको जो सेंट्रल कॉलेजेस होंगे, उनमें जैसे आईआईटीज़ वगैरह हैं, उनमें ज़्यादा आपको जो है इंक्लूसिविटी मिलेगी। क्यों? उन्होंने लोगों को देखा है। हो सकता है शुरू में उनको कल्चरल शौक लगा हो कि एक नॉर्थ ईस्ट का बंदा साथ में रह रहा है, एक मद्रास का बंदा साथ रह रहा है, एक राजस्थान का, एक पंजाबी साथ रह रहा है ना, एक बिहार का बच्चा साथ रह रहा है। हो सकता है शुरू में उनको कल्चरल शौक लगे, लेकिन उनका जो अप्रोच होगा वो इंक्लूसिव हो, धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा, वो उल्टा सुल्टा कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये रेडिकलाइजेशन की ऊपर बात थी। तो यहाँ पे रिसिन बायोटेररिज्म क्या है? रिसिन बायोटेररिज्म ये है कि हाँ, एनआईए प्रोब कर रहा है। एक वो डॉक्टर साहब के पास मिला था, कौन था ये? अहमद मोइनुद्दीन था, हैदराबाद हैदराबाद से था भाई, ठीक है, और गुजरात के अंदर ये पकड़ा गया था, ठीक है, फिजिशियन था एक्चुअली, ठीक है। ये इंडिया का पहला केस था रिसिन बायोटेररिज्म का। अब आपको ये देखना है कि रिसिन क्या होता है। कैस्टर ऑयल से, कैस्टर जो बीन होते हैं, कैस्टर बीन से बनता है रिसिन, ठीक है, कैस्टर बीन से बनता है। वैसे कैस्टर बीन का यूज़ किस में होता है? कैस्टर ऑयल बनाने में, ठीक है। उसके भी अपने प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, और इससे पॉइजनिंग भी खूब होती है। तो ये अगर ये खाने में मिला दे, अगर ये सब चीज़ें, मतलब अगर कैस्टर बीन से प्रॉपरली प्रोसेसिंग करके अगर ऑयल नहीं बनाया जाए तो ये टॉक्सिक हो सकता है। तो एक ये चीज़ था। और ये जो भाई साहब, ये जो डॉक्टर साहब थे, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के वो पाए गए, मतलब काइंड ऑफ उससे जुड़े हुए पाए गए। अब ये क्या है? इस्लामिक स्टेट का सेंट्रल एशिया का चैप्टर है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं ISKP, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि ये बात है तो इंडस्ट्रियल, चलो, तो ये एक न्यूज़ थी रिसिन का क्या यूज़ होता है, ठीक है। रिसिन ये पूछ ले प्रीलिम्स में, और मेंस में आपको इंटरनल सिक्योरिटी में लिखने के काम आएगा। अगला है टेलीस्कोप। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई ये टेलीस्कोप वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है कि बजट में अभी हमारे जो लेटेस्ट यूनियन बजट है, हमारा जो साइंस के लिए है ना, हमारा जो लेटेस्ट यूनियन बजट है, उसने ना 2 नए टेलीस्कोप को स्टैब्लिश करने की बात की है, और कुछ जो पुराने हैं उनको अपग्रेड करने की बात की है, ठीक है। एक तो लद्दाख में होते हैं हमारे हैनले ऑब्जर्वेटरी वगैरह में, है ना, पेंगोंग सो लेक के पास वगैरह। ये वहाँ पे क्यों होते हैं? वहाँ पे होते हैं, आगे बताता हूँ क्यों होते हैं, ठीक है। तो 2 नए टेलीस्कोप की बात की है। एक तो है NLST और एक है NLOT, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैं लिख लेना कहीं अपने नोट्स में, ठीक है। कि नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, ठीक है, 2 मीटर का अपर्चर होगा इसका, जो ऊपर वाला जो अपर्चर होता है ना, वो 2 मीटर का होगा,
ठीक है। एंड ये कहाँ पे होगा, मेराक में होगा। अभी प्लेस भी इंपॉर्टेंट बन जाता है मेराक, पेंगोंग सो लेक के पास, ये रामसर साइट है भाई, है ना, पेंगोंग सो लेक लद्दाख के अंदर है, ये बहुत शानदार लेक है, ठीक है। सो का मतलब लेक होता है, ठीक है, जो कि कौन से स्पेक्ट्रम में काम करेगा, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम में काम करेगा ये, ठीक है, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम में ये काम करेगा। एक चीज़ तो पहले ना आप एक बार, सॉरी, पहले जो है एक बार आप ये देख लेते हैं कि कौन सा स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये। तो उसकी ट्रिक क्या होती है, राउडी मंकीज इन वीडियो गेम्स यूज एक्सरे ग्लासेस, ठीक है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करें तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल वेव्स, ठीक है, यूवी रेज, एक्सरे, गामा, ऐसे होती है, ठीक है। इधर है ना मिनिमम वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। वेवलेंथ मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी तो अपने को अपने पढ़ा हुआ है ना कि वेवलेंथ जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, यानी कि जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो मैक्सिमम एनर्जी होगी इनकी, ठीक है। इसलिए एक्सरेज जब हम करते हैं तो बॉडी को डैमेज होता है, ठीक है। ये इसका उल्टा होता है, रेडियो वेव्स बहुत ही मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करती है ये, ठीक है। एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इसके अंदर भी जो है फिर रडार, टीवी, एफएम, एएम, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। एएम वर्सेस एफएम का भी एक पीवाईक्यू आया हुआ है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मॉड्यूलेशन, और एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो खैर, तो मोस्टली जो हमारी जो ये काम करती हैं वो विजिबल और इंफ्रारेड पे काम करते हैं हमारे टेलीस्कोप, जो मोस्टली हमारे टेलीस्कोप काम करते हैं वो इन दोनों पे काम करते हैं, मैं ये बताना चाह रहा था। अच्छा, एक चीज़ और, आप कह दो कि हाँ, ये लेटरल एंट्री की जो बात करा था अभी, जो हमने आर्टिकल पढ़ा था वो, कि भाई रिकमेंड मतलब फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंड किया, ये आपको याद रखना है, होता कमेटी ने रिकमेंड किया, याद रखना है, एंड नीति आयोग ने एंड वीरप्पा मोइली कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। अब रैशनल क्या है, इसको ये शॉर्टेज है हमारे पास, ठीक है। आज एक रिपोर्ट आई है कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस की बड़ी शॉर्टेज है ना, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया था, तो आज एक रिपोर्ट आई कि शॉर्टेज है हमारे पास, स्पेशलाइजेशन का इशू है ना, एक कैडर ऑफ जर्नलिस्ट बन के रह गए हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस और करियर बेस्ड सर्विस हो गई है, तो सिक्योरिटी है तो कॉम्प्लासेंट हो जाते हैं, तो है ना, तो लेटरल एंट्री उनके एंटीडोट की तरह काम करेगा, कंपटीशन मिलेगा तो एक्सपर्ट से, तो वो भी रिफॉर्म करेंगे सिविल सर्वेंट्स वगैरह। बट द इश्यूज आर, लिमिटेशंस आर, एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स होता है भाई प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज यहाँ नहीं लगा सकते। दूसरा, यूनिक लिंक है ये, ऑल इंडिया सर्विस इज ए यूनिक लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर्स, ठीक है। तो ये सीमेंटिंग लिंक होता है ऑल इंडिया सर्विसेज। आप देखिए ना, मतलब एक राजस्थान का बंदा जो है वो बिहार में काम कर रहा है, एक बिहार का बंदा तमिलनाडु में काम कर रहा है, ठीक है, एंड गवर्नेंस को देख रहा है, तो ये इंडिया को यूनिफाई करता है। एंड इस डिस्करेज द सिविल सर्विस, अगर हम लेटर एंट्री करेंगे तो डिस्करेज करेगा, ये आज के स्कोर कार्ड वाले में भी यही था, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म के लिए ना, मतलब ठीक है, क्योंकि जो लेटरल एंट्री वाले वो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, तो वो क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी उनकी इतनी नहीं रहेगी, इनकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। एंड पॉलिसी फीमेरी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब फीमेरी में आपको बार बार समझाता हूँ क्या है, मैंने एक वर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या, अगेन वही बैलेंस्ड अप्रोच है कि भाई लेटरल एंट्री से जो है हमें सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें मिडिल पाथ लेना चाहिए, कि हमें जो है इंटरनल जो कोर है दैट इज सिविल सर्विस, उसके हमें वो रिफॉर्म्स करने चाहिए, ये एक मैंने ट्रिक बनाई हुई थी, ठीक है। मतलब रिक्रूटमेंट से लेके ट्रेनिंग, प्रमोशन, हर चीज़ में ट्रांसफ़र, इन सब चीज़ों में रिफॉर्म करने चाहिए। और एक्सटर्नली हम इसको लेटरल एंट्री को एज ए सप्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट इज़ कि किसी को भी नकारना नहीं है कि नहीं तो आइडिया ख़राब है, ये है, ठीक है। और इसका वे फॉरवर्ड किया कि कर्मयोगी इज़ ए वेलकम स्टेप इन दैट, ये मतलब एक मैं आपको वो दे रहा हूँ आइडिया, ठीक है। और इसका कंक्लूजन ये फिक्स रहता है मेरा सिविल सर्विसेज वाला, कि वी कांट अलाउ कंट्री स्टील फ्रेम अकॉर्डिंग टू सरदार पटेल टू रिमेन वीक फ्रॉम विद इन ओनली सीकिंग एक्सटर्नल रिपेयर। तो ये मैंने इस पे था, तो इस टाइप के मतलब मैंने लगभग हर चीज़ के नोट्स बना रखे हैं, तो कभी अगर मेंस के टाइम में या ऐसा मौका मिलेगा तो, या फिर इसको पूरे को पीडीएफ को अपलोड करके, एक्चुअली ये चीज़ें ना देखने में मतलब थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है, बट मेरे को लगता है कि जो रियल क्वालिटी है ना, रियल क्वालिटी वो इसी में आता है कि कोई भी बंदा जो एस्पिरेंट है या इंटरव्यू दिया हो या सिलेक्टेड बंदा है, वो अपने नोट्स में से पढ़ा है कि भाई मैंने क्या सोच के बनाया, ये मैंने क्या, अब देख रहे हो, अब ये आधे पेज का नोट है, इससे जो भी क्वेश्चन आ जाए वो हैंडल हो जाता है। चलिए खैर, तो अपन ये पढ़ रहे थे कि कौन से जो नए जो टेलीस्कोप हैं, एक एनएलएसटी है, ठीक है, एक एनएलएसटी है और एक जो है वो एनएलओटी है, ठीक है, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, और दूसरा है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप। ये किसमें काम करेगा, 2 मीटर का अपर्चर होगा, मेराक में लगाएंगे इसको, पेंगोंग से लद्दाख में, और ये नियर इंफ्रारेड में काम करेगा, विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड, ये आपको याद रखना है, छोटे से टेबल बना देना। और ये इसको अपन हेनली में लगाने वाले हैं, और ये भी जो है नियर इंफ्रारेड में काम करेगा, ठीक है।
दूसरी बात, ये 90 मिरर होंगे, छोटे 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 छोटे, और दैट विल वर्क एज ए वन मिरर, ठीक है। और ये जो है ये नेक्स्ट डिकेड तक तैयार होगा, और ये वाला जो है वो 5 साल में तैयार हो जाएगा, अगले 5 साल में, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जब तैयार हो जाएंगे, ये 5 साल में तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों होंगे ग्राउंड वाले, ठीक है। ये दोनों क्या है, इंडियाज थर्ड ग्राउंड। तो पहला कौन सा है इंडिया का, ये है सोलर ऑब्जर्वेटरी, सॉरी, ये है कोडाई कनाल, ये वर्ड का नाम याद रखना हमको, कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु में है, एंड उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी राजस्थान में है, ठीक है। और एनएसएलटी क्या बने, एनएलएसटी क्या बनेगा, थर्ड बनेगा हमारा, ग्राउंड बेस्ड, ठीक है। और स्पेस बेस्ड में हमारे पास क्या है, आदित्य L1 स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इसको क्या बोलते हैं, हेलियोफिजिक्स, है ना। स्टडिंग द फिजिक्स ऑफ सन इज हेलियोफिजिक्स, ठीक है। चलिए, अभी एक दूसरा ये हो गया। फिर बात करते हैं, ये नेक्स्ट डिकेड तक तैयार हो जाएगा। लद्दाख को क्यों चूज करते हैं हम, हाई एल्टीट्यूड है, कोल्ड है, ड्राई है। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है क्लियर स्काइज मिलते हैं और डिफ्रेक्शन नहीं होता है, डिफ्रेक्शन। अच्छा, डिफ्रेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये अपने को पता होना चाहिए। अब दूसरा, ये ये बनाने में हमें हेल्प कैसे मिलेगी, कि इंडिया का एक्सपीरियंस जो रहा है, जैसे कि 30 मीटर टेलीस्कोप में रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अपने को पता है, इंडिया, यूएस, कनाडा, चाइना, जापान का मिला के है ये। अब आप समझ जाइए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए अभी तक, अगर आप एस्पिरेंट है तो, ठीक है। उसके ऊपर ही चीज़ें, बाकी की चीज़ें ऐड होती हैं, तो आपको उसको ना ऐसे मतलब रीड करना है, अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, जो भी करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं भाई, और ऐसे फीचर से आते हैं कि कौन से स्पेक्ट्रम में है, कौन सा क्या है, कितना अपर्चर है, कौन मिलके बना रहा है, जैसे टीएमटी कौन मिलके बना रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दो तो हम नहीं बना रहे थे। अब बात करते हैं अपग्रेड, किसको अपग्रेड करने वाले हम, एचसीटी को। ये एचसीटी क्या है हमारे पास, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, ये है ना 25 साल से काम कर रहा है, और ये 2 मीटर का अपर्चर है इसका, और ये ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी में काम कर रहा है, ठीक है। ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, ये वाली कौन सी एस्ट्रोनॉमी थी, ये होती ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ट्रांजिएंट एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ शॉर्ट लिव्ड कॉस्मिक इवेंट्स। शॉर्ट लिव्ड कॉस्मिक इवेंट जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, दे ड्रामेटिकली चेंज ब्राइटनेस, सच एज सुपरनोवा वगैरह जो होते हैं ना, कि एकदम से पुच्छल तारा निकला, वो कौन सा ब्राइट लाइटनिंग स्टार निकला, और ऐसे एकदम से लाइट का स्पेक्ट्रम चेंज हुआ, और उसको उसने ऑब्जर्व कर लिया, वो वाला, कि कहाँ से आया किधर को गया, ठीक है। कहाँ से आया था वो, कहाँ को चला गया, ठीक है। एक आप है ना इसको पोज करके और ये समझिए कि एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है ना, एंड विच वन इज साइंटिफिक, विच वन इज मोर साइंटिफिक, है ना, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो खैर, फिर बात करते हैं, एक हमारा जो है ऑप्टिकल इंफ्रारेड वेवलेंथ में हमारे पास लिगो भी है, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर एरे भी, यहाँ पे मैंने 5 से 6 टेलीस्कोप के नाम लिए, इनकी डिटेल पढ़नी है आपको, ठीक है। आपकी क्लास नोट्स में से पढ़ो, चाहे यहाँ से पढ़ो, चाहे गूगल करो, इनकी डिटेल पढ़नी है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आधों पे तो क्वेश्चन आते रहते हैं। इंफ्रारेड में मोस्टली इंफ्रारेड में होते हैं एक्चुअली, ठीक है। लिगो इंडिया एक्चुअली इंडिया और यूएस का कोलैब है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है लेजर इन्फेरोमीटर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ग्रेविटेशनल जी वेव्स पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। और जो कि ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पे बनने वाली, हिंगोली में। हिंगोली इज इन इंडिया, महाराष्ट्र। ये वर्ड इंपॉर्टेंट, मतलब ये जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट जो है सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप बनने वाला है, ठीक है। ये इसकी बात करें दूसरे वाले की, स्क्वायर किलोमीटर अरे, यानी ये कहाँ बनने वाला है, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अब ये बोल दे कि ये कहाँ इंडिया में बनने वाला नहीं, ये तो मतलब कि देखो टेलीस्कोप क्या है, कौन से स्पेक्ट्रम में काम करेगा, कौन से देशों का कोलैब है, और कहाँ पे लगने वाला है, ये 3 चीज़ें अपने को पढ़नी होती है। अब ये अपने लिए क्यों मैटर करते हैं, क्योंकि वही बात है बोल बच्चन कि इंडिया को जो है एस्ट्रोनॉमी में लीप देगा ये, क्योंकि ये हमारे स्पेस के जो हैं, स्पेस हो गया, डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह, हर चीज़ इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो एक आर्टिकल था। फिर आगे करते हैं कि पल्सेस एंड टेक्स्ट, भाई ये डेली का बोल बच्चन आएगा, ये भी डेली का बोल बच्चन आएगा, है ना। रोज रोज अपनी हिम्मत नहीं करने की, ठीक है। फाइनल एग्जाम टाइम एक पेज तैयार करना होता है, यूएस पे हो वो कर लेंगे, ठीक है। इसमें किसको क्या किया वगैरह, बस इतना सा है कि वो ट्रम्प बोल के चला गया था कि इंडिया इज कमिटेड टू डू दैट, लेकिन अब है कि इसने फैक्ट रिवाइज किया कि इंटेंट्स की, हम पे कमिटमेंट कैसे, प्रेशर कैसे डाल सकते हो आप, वो सब चीज़ें, ठीक है। और इस आर्टिकल को आप है ना, अगर आपको टाइम लगे तो आप पढ़ लेना यार, ठीक है। एक चीज़ ये है कि फॉर इंडिया मार्केट एक्स, हम एग्रीकल्चर्स को हमारे बचाते हैं, ठीक है। और जो ये था ना, एक कंट्रोवर्सी थी कि 500 बिलियन जी, 500 बिलियन, देखो चलो मैं बता देता हूँ आपको, 2 मिनट लगेंगी। कि एक तो कमिटमेंट वर्ड को हमने इंटेंट से चेंज करवाया यूएस को बोल के कि भाई इंडिया में बेइज्जती हो रही है हमारी, ऐसा मत करो, ठीक है। दूसरा, पल्सेस को हटा दिया वापस से, ठीक है। क्यों हटा दिया, कि पल्स एग्रीकल्चर मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा, ठीक है। जॉइंट स्टेटमेंट वाले हो गया। दूसरा, ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, रेड सोरगम वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है।
डिजिटल सर्विस के जो टैक्सेस होते हैं उनको अभी फैक्ट शीट में से हटा ही लिया है, ठीक है, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक है, डाटा लोकलाइजेशन, डाटा सॉवरेनिटी वगैरह का, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो हमारे पल्सेस के इंपोर्ट की बात की, कल मैंने आपको बताया था इंपोर्ट हम कहाँ से क्या लेते हैं वगैरह। ये डाटा ही है कि इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट फिफ्थ ऑफ इट्स ईयरली कंजम्पशन, मतलब 80% हम डोमेस्टिकली करते हैं हमारे कंजम्पशन का, 20% इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से मेनली कहाँ से करते हैं, कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया, देन यूएस, उसके अलावा रशिया, ब्राज़ील, इन सब से भी करते हैं, ठीक है। तो अभी अभी मिनिस्टर ने कहा था कि हमें सेल्फ रिलायंस की जरूरत है। मिनिस्टर ने तो ये भी कहा था कि हम इंपोर्ट करें ना, हमारे लिए शर्म की बात है ये, ठीक है। और फिर 10 दिन बाद इंपोर्ट करने लगे, मतलब इंपोर्ट करने पे, तो इसलिए इसको हटाना पड़ा इन चीज़ों को। खैर, इंडिया के लिए ना मार्केट एक्सेस टू एग्रीकल्चर, ये हमारे हर एक एफटीएम में यही रोड़ा रहता है, ठीक है, कि हम है ना अपने मार्केट एक्सेस नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एक तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है 50% लोगों को, दूसरा एकदम डिस्ट्रेस में चल रहा है कि जीडीपी का 15% भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इसको हमें बचा के रखना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो 12 फरवरी को बोला कि संयुक्त किसान मोर्चा और जो बोलते हैं राष्ट्रीय किसान महासंघ वगैरह ने बोला हम स्ट्राइक करेंगे, इसलिए इन चीज़ों को हटा लिया वापस से, ठीक है। अब जो डीडीजीएस पे भी बात चल रही है कि ना बैकडोर एंट्री है जीएम क्रॉप्स की, मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, कि कैसे है जीएम, कि जीएम डायरेक्ट तो हम वो नहीं कर रहे, मेज और सोयाबीन को तो हमने ब्लॉक कर दिया, लेकिन इनसे जो बनने वाला डीडीजीएस को हम मंगवा रहे हैं, तो ये भी एक एलिगेशन लग रहा है। दूसरी बात करते हैं कि डिजिटल सर्विसेज पे क्या पुशबैक मिला, ये बात की बात है, न्यूज़ बनता रहेगा। मेन तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इक्वलाइजेशन लेवी क्या होती है, इसके अलावा गूगल टैक्स क्या होता है, ठीक है, एक डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि हमारा डाटा हमारे यहाँ पे रहेगा, देश से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाटा लोकलाइजेशन, इज अ पार्ट ऑफ डाटा सॉवरेनिटी, ठीक है। जीएस3 में भर भर के कीवर्ड को यूज़ करना होता है। इट इज़ द लीगल प्रैक्टिस ऑफ सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग पर्सनल एंड क्रिटिकल डाटा ऑन सर्विस फिजिकली लोकेट विद इन द कंट्री, विद इन द बॉर्डर्स, है ना, बाहर नहीं लेके जा सकते। पहले क्या होता था, गूगल बोले भाई हम हमारी हमारी तो पूरे सर्वर वर्वर सब कुछ है यूएस में, तो डाटा वहाँ नहीं लेके जा सकते हैं वहाँ पे डाटा, ठीक है। इसको बोलते डाटा लोकलाइजेशन। ओसाका अकॉर्ड क्या था, इसी पे मतलब ओसाका अकॉर्ड पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया सिग्निफिकेंट, अब भाई देखो वही बात है यार, मैं एक एक चीज़ पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको ये थोड़ा सा, अगर आपको आईएएस बनना है ना, आपको आईएएस बनना है तो आपको इतना पेन लेना पड़ेगा कि एकदम से रैंडमली चीज़ें दिमाग में आती है। अब रैंडम लिस्ट में दिमाग में आती है, बहुत बार पढ़ी हुई है तो आंसर में भी चली जाती है, ठीक है। तो अब आपको भी ऐसा अपना माइंड को बनाना पड़ेगा। इंडिया सिग्निफिकेंट एडवांटेज, जब बात करें, क्योंकि हमारे पास यूजर बेस और डाटा पोटेंशियल तगड़ा है, एडवांटेज है, लेकिन रिस्क क्या है, डाटा सॉवरेनिटी का रिस्क रहता है हमें, ठीक है। दूसरा एक कंट्रोवर्सी थी कि 500 बिलियन का टारगेट हमें यूएस ने दे दिया, ठीक है। अब हमारा ना 2024-25 की फाइनेंशियल ईयर में इम्पोर्ट तो था लगभग 45 बिलियन का, एक्सपोर्ट था इतना, मतलब लगभग डबल, ठीक है। तो हमारा ये यूएस के साथ सरप्लस है, इससे यूएस चिड़ा हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि 500 बिलियन जो है हम इंपोर्ट करें वहाँ से उनसे, और यानी कि 100 बिलियन एनुअली। अब हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के में तो लोग बोल रहे हैं कि भाई इसका मतलब इंपोर्ट बढ़ेगा, एग्री में इंपोर्ट बढ़ेगा तो किसकी लगेगी, फार्मर्स की, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो गवर्नमेंट बोल रही नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर गुड्स को हम नहीं बढ़ाएंगे, हम किस पे फोकस करेंगे, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजिकल आइटम्स, प्रीसियस मेटल्स, न्यूक्लियर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर गुड्स, तो इसका एक पार्ट रहेगा। तो बेसिकली हम है ना डाइवर्स इंपोर्ट करेंगे, एग्रीकल्चर पे नहीं करेंगे। अभी यूएस क्या चाह रहा है, यूएस चाह रहा है कि हमें वो मेनली एग्रीकल्चर मार्केट मिले, मतलब यूएस हमें एज अ मार्केट यूज़ करना चाह रहा है अपने प्रोडक्ट का, और उनका मैंने बताया था आपको फार्मर्स का बड़ा लॉबी होता है, ठीक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने कहा कि लीगली बाइंडिंग नहीं है फिगर, कितना करना ही है, ऐसा बोला गया कि करेंगे, ठीक है। ये, और दूसरी बात ये भी बोली गवर्नमेंट ने कि ये तो प्राइवेट कंपनीज पे कितनी डिमांड वो करते हैं, गवर्नमेंट पे थोड़ी है, तो ये है। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने ये भी एक लॉजिक दिया कि हमारा एक है ना ये हुआ था यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है, इसमें ना 4 या 5 कंट्री आती हैं, आपको नाम याद, ये प्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कंट्री आती है इसके अंदर, ठीक है। इनका हमारे साथ एफटीए हुआ था ना, इंडिया ईएफटी एग्रीमेंट हुआ था, उसमें तो कमिट किया गया था, उसमें तो मतलब इन कंट्रीज ने कमिट किया था कि वो इंडिया में 100 बिलियन ओवर 15 ईयर वो क्या करेंगे, क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ना ये आपको पढ़ना है भाई, ये पढ़ना है ना। ईयू से डील हुई थी ना, उससे पहले हमने ये एक डील की थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डील थी, है ना, छोटी मतलब ईयू की 5 कंट्री थी, उनके साथ ये डील थी, ठीक है। ये एक आर्टिकल था। अगला चलते हैं यार, वही मैं उसको 1 घंटे से पहले निपटाना चाह रहा था कि टॉप कोर्ट ने ऐसा वो जेंडर इंसेंस स्टीरियोटाइपिंग के लिए टॉप कोर्ट ने ये बोला कि प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है, चाहे वकीलों की हो चाहे मेडिकल की हो ना, वो इंसेंसिटिव हो ही जाती है। जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली मूवी में था, वो सब्जेक्ट कर रहा था आनंद भाई को ना, तो संजय दत्त उठ के बोला सब्जेक्ट नहीं है, इंसान है। वैसे मैंने ना अपनी पूरी एमबीबीएस में कभी नहीं देखा कि पेशेंट को इंसेंसिटिवली कोई हैंडल करता हो, ठीक है, बहुत सेंसिटिवली हैंडल करते हैं। ऐसा ही ये एक न्यूज़ थी
इसको आप देखना चाहें तो इसको प्लीज़ इसको पढ़ना आप पीडीएफ में से, ठीक है। मेरे पास टाइम में नहीं है इसको पढ़ाने का, मेरे को 1 घंटे से पहले निपटाना है। दूसरा, ईरान का ओपन टॉक है, ये चलती रहती है, मतलब चलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये जो है अनिल मैंने एक एमसीक्यू भी पूछा था आज अपने ग्रुप पे, अनिल, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। कि अनिल है क्या एक्चुअली, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एंडिस्ट। हमारे पास थोरियम बहुत भर के है, तो हम थोरियम, हमारे पास यूरेनियम नहीं है, थोरियम है, तो थोरियम से हम अपनी न्यूक्लियर जो मिशन है उसको फ्यूल कर सकते हैं। और एक है नाटो, नाटो ने आर्कटिक सेंट्री जो है लॉन्च की है। आर्कटिक सेंट्री क्या है, इसको आपको, इस आर्टिकल को आपको अपने पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा। मेरे को भाई 1 घंटे से पहले इसको आज निपटाना था, मैंने निपटा दिया सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा, एक और बच गया। अभी है ना, टोल कलेक्शन जो है वो बढ़ गया। टोल कलेक्शन हिस्टोरिक, मतलब एकदम रिकॉर्ड होने वाला, होगा ही क्यों नहीं होगा, इतना टोल कलेक्ट कर रहे हैं। 2021 में हम कितना टोल ले रहे थे, इतना, अभी इतना हो गया, डबल हो गया। कैसे हुआ है? एक तो इंक्रीज यूजर फी हमने बढ़ा दी है, लेंथ ऑफ हाईवेज बढ़ा दी है, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बढ़ी है, वो कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स पे किस पे आएगा, क्या आएगा, ठीक है। ये आज की न्यूज़ थी। आज जय भारत दोस्तों, ठीक है। बाय, गुड नाइट।